पंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। आज 5 का पंच में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हम सभी से जुड़ा हुआ है। बात आज साइबर क्राइम की, जिसका कभी भी कोई भी शिकार हो सकता है, या यूं कहें कि जागरूकता घटी तो हो जाएगी साइबर ठगी। कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई अप्रैल फूल बना दे। इसी से बचना, क्योंकि पैसा हमारी मेहनत की कमाई का है, जिसे साइबर ठग चंद सेकंड में उड़ा लेते हैं। क्योंकि डिजिटल युग में हर किसी व्यक्ति के ना किसी तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल वो कर ही रहा है, लेकिन एक तरीके से ये हमारी जिंदगी का हिस्सा क्योंकि बन चुका है। हम जितना हाईटेक होते जा रहे हैं, उतनी ही तेजी से साइबर अपराध भी बढ़ रहा है। हर दिन नए नए तरीकों से लोग ठगे जा रहे हैं, डेटा चोरी हो रहा है और ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम सच में साइबर दुनिया में सुरक्षित हैं? कैसे हम अपनी डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं? इसी पर करेंगे एक्सपर्ट से चर्चा, जो हमें साइबर अपराधों के नए तरीकों और उनसे बचाव की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज 1 अप्रैल यानी मूर्ख दिवस है, लेकिन आपको केवल आज ही मूर्ख नहीं बनाया जाता, बल्कि आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आपको हर रोज किसी न किसी ढंग से अप्रैल फूल बनाया जाता है। 1 अप्रैल को लोगों को मूर्ख बनाकर हंसी ठिठोली करने तक तो ठीक है, लेकिन आम आदमी तो रोज फूल बन रहा है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक जब आपकी जेब कट रही हो, डेटा चोरी हो रहा हो और किसी ऑनलाइन ठगी का शिकार बन रहे हो, तो क्या ये भी मजाक रहेगा? सोशल मीडिया पर हर दिन सैकड़ों फर्जी खबरें वायरल होती हैं। ISB और साइबर पीस के अध्ययन के मुताबिक 77.4% फेक न्यूज सोशल मीडिया के जरिए फैलती है। किसी भी खबर पर तुरंत यकीन न करें, पहले उसकी सत्यता जांचें। मोबाइल ऐप डाउनलोड करते समय हम अक्सर बिना सोचे समझे सभी अनुमतियां दे देते हैं, लेकिन क्या वाकई एक फ्लैशलाइट ऐप को आपके कॉन्टेक्स्ट की जरूरत है? कई ऐप्स आपकी निजी जानकारी चुराकर उसे बेचते हैं। किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसकी अनुमतियां ध्यान से पढ़ें। ऑनलाइन शॉपिंग ने हमारी जिंदगी आसान कर दी है, लेकिन साइबर ठगों के लिए भी नए रास्ते खोल रही है। नकली वेबसाइट असंभव डिस्काउंट ऑफर कर लोगों को लुभाती है। रिजर्व बैंक के अनुसार 2022-23 में ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड के मामले 36% बढ़े। सावधान रहें, अनजानी वेबसाइट से खरीदारी करने से पहले उसकी प्रामाणिकता जांचें और संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें। डीप फेक टेक्नोलॉजी से वीडियो और ऑडियो को आसानी से एडिट कर दिया जाता है, जिससे किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम से झूठी बातें फैलाई जा सकती हैं। चुनाव और बड़े आयोजनों के दौरान ये खतरा और भी बढ़ जाता है। 75% भारतीय डीप फेक कंटेंट देख चुके हैं और 31% मानते हैं कि इससे चुनाव प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए हर वीडियो पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। आजकल ठग खुद को पुलिस अधिकारी बताकर साइबर अपराधों के नाम पर लोगों को डराने लगे हैं। वे फोन कर कहते हैं कि आपका बैंक खाता या आधार नंबर किसी अपराध में इस्तेमाल हुआ है, आप पर केस दर्ज होगा। डरे नहीं, कानून प्रवर्तन एजेंसियां फोन पर इस तरह की जानकारी नहीं देती। ऐसे कॉल्स को तुरंत रिपोर्ट करें। आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे तकनीक के इस दौर में लोग रोज अप्रैल फूल बन रहे हैं और इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, साइबर ठगी एक ऐसा विषय बन गया है, एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसका शिकार हर कोई हो रहा है, फिर चाहे वो एजुकेटेड हो या फिर अनएजुकेटेड हो। क्योंकि ऐसे लोग भी साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिनको जानकारी है, लेकिन बावजूद इसके आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि वो भी साइबर ठगों के जाल में फंसते जा रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ वो पीड़ित भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो अपनी आप बीती आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से वो साइबर ठगों के जाल में फंस गए, और ये आपको सबक भी देगा कि आपको कैसे बचना है, कि किस तरीके से ये साइबर ठग एक्टिव है और कैसे लोगों को अपने जाल में फंसा देते हैं, और इस तरीके से जाल में फंसाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। आप उनकी बातों पर यकीन कर लेते हैं और जैसा जैसा वो कहते जाते हैं वैसा वैसा आप करते जाते हैं, और जब आपके खाते से पैसा कटना शुरू हो जाता है तब आपको पता चलता है कि आप तो साइबर ठगी का शिकार हो गए। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर इससे कैसे बचा जाए। अगर मान लीजिए अगर आपके साथ साइबर ठगी हो गई है
आप ठगे जा चुके हैं तो आपको क्या करना है, कैसे आपको मदद मिल सकती है और किस तरीके से इसका समाधान हो सकता है। तो चलिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं सौरभ पांडे, साइबर एक्सपर्ट हैं। आपका बहुत स्वागत है सौरभ जी। साथ ही साथ हमारे सहयोगी विनय पंत भी हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं। विनय भी जानकारी साझा करेंगे। सत्येंद्र सैनी, साइबर फ्रॉड हमारे साथ जो पीड़ित हैं वो भी जुड़ेंगे और बताएंगे अपनी आपबीती कि आखिरकार उनके साथ क्या हुआ। हर एक मेहमान का हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले राहुल प्रकाश आईजी हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। जी नमस्कार राहुल प्रकाश जी, क्योंकि आज के समय में साइबर अपराध एक ऐसी समस्या बन चुका है कि जिससे निपटना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे में पुलिस की भूमिका किस तरीके से हम देखें, कैसे साइबर अपराध के प्रति पुलिस की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं और कैसे लोग इससे बच सकते हैं? साइबर अपराध के विषय में पुलिस की भूमिका मैं मानता हूं सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपराध को रोकना मूल उत्तरदायित्व है और अपराध की जो सबसे नवीनतम और सबसे तेजी से बढ़ती हुई श्रेणी है या प्रकार है वो साइबर अपराध ही है। और हमें और आपको कई बार विश्वास नहीं होता है कि जितनी तेजी से ये लोग तरीके बदल रहे हैं वो शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी। और हम लोग जिस तरीके से इसको रोकने के लिए अपने संसाधन लगाते हैं, अपने आप को ट्रेन करते हैं, उससे कहीं ज्यादा तेजी से ये लोग भी अपने आप को अपडेट करते रहते हैं जी। तो इसलिए इसको लेकर के खास करके राजस्थान सरकार बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है। और आपको शायद पता होगा कि राजस्थान के हर जिले में एक एक साइबर क्राइम थाना खोला गया है जी। इसमें डीवाईएसपी रैंक के अधिकारियों को पोस्ट किया गया है। यहाँ पे ऑपरेशन एंटीवायरस जो कि भरतपुर रेंज में चला था, फिर पूरे राज्य में चलाया गया था और बाद में ऑपरेशन साइबर शील्ड मुख्य तौर पे इस साइबर अपराध को ही नियंत्रित करने के लिए चलाया गया, जिसके कि बहुत अच्छे परिणाम भी मिले हैं जी। तो लगातार पुलिस जो भी उपलब्ध संसाधन है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है और उन संसाधनों का बेहतरीन उपयोग करते हुए इसको रोकने का प्रयास कर रही है जी। साथ ही इसमें बहुत बड़ी भूमिका चूंकि लोगों की जागरूकता की है, अवेयरनेस का है, तो उसको लेकर भी जो राज्य स्तर पर प्रयास चल रहे हैं और पुलिस के स्तर पर प्रयास चल रहे हैं वो जगह जगह पे जाके गांव में पंचायत की जा रही है, लोगों को समझाया जा रहा है, सीएलजी मीटिंग में समझाया जा रहा है। और विशेष तौर पे जो I4C जो है वो जो केंद्रीय संस्था है जो कि साइबर क्राइम के ऊपर काम कर रही है, उसके सहयोग से भी हम लोग लगातार साइबर क्राइम को रोकने का प्रयास कर रहे हैं जी। राहुल प्रकाश जी, आपने एक बात का जिक्र किया कि जितना ज्यादा पुलिस हाईटेक हो रही है उतना ज्यादा उससे भी या फिर यूं कहें कि उससे कई ज्यादा तो ये साइबर ठग एक्टिव हो जाते हैं, साइबर ठग हाईटेक हो रहे हैं। तो ऐसे में इनका तरीका कैसे बदलता जा रहा है, कैसे किस तरीके से लोगों को ठग रहे हैं, क्योंकि नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं साइबर ठगों की तरफ से भी। देखिए, आपने सुना होगा कि जो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के तौर पे आजकल एक बहुत बड़े पैमाने पे और बहुत बड़ी राशि का, जिसमें कि शेयर मार्केट में आपको पैसा लगाने का झांसा दे करके सारा कुछ उसमें फेक होता है। वो क्रिएट करके जो आपको देते हैं कि इस तरीके से इसका सेंसेक्स बढ़ रहा है, नीचे गिर रहा है, वो सारी चीजें फेक क्रिएट करके आपको भेजते हैं विभिन्न कंपनियों की और उसमें आपको पैसा लगाने के लिए बोलते हैं। आप जिन अकाउंट्स में ट्रांसफर कर रहे होते हैं पैसे, वो पूरी तरीके से ठगों के होते हैं और आपको उस वक्त पता नहीं होता। जैसे ही आपको पता चलता है वैसे ही वो जो उनके फोन नंबर्स होते हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप जिसके माध्यम से आप जोड़ते हैं, वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, फिर आप उसे मुकदमे कराते हैं। क्योंकि ये पूरी तरीके से फेसलेस क्राइम है, क्योंकि पता नहीं होता कि सामने कौन व्यक्ति है, कौन अपराधी है। ये भी नहीं पता होता कि वो व्यक्ति झारखंड में बैठा हुआ है, कि राजस्थान में बैठा हुआ है, कि तमिलनाडु में बैठा हुआ है, कि किसी दूसरे देश में बैठा हुआ है। तो इन सब कारणों से उसको पकड़ना, उसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। तो एक तो ये नया इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का तरीका है। डिजिटल अरेस्ट आप लोग लगातार देख रहे होंगे, मीडिया में भी आ रहा है, वो भी बहुत तेजी से बढ़ता हुआ तरीका था, जिसमें कि लोगों को ये बताया जाता है कि आपके आधार कार्ड का उपयोग करके, आपके मोबाइल नंबर का उपयोग करके कोई ड्रग्स या कोई ऐसा फ्रॉड किया गया है जिसमें कि आप कानूनी तौर पे दोषी हो सकते हैं, आपको गिरफ्तार किया सकता है। उस डर का उपयोग करके भी लोगों के साथ बड़ी बड़ी ठगी की जा रही है जी। इसके अलावा जो सेक्सटॉर्शन जो पहले से चला रहा था वो अभी भी चल रहा है, जो बहुत सारे वस्तुओं को सस्ते में बेचने का झांसा दे करके ठगी की जाती थी, वो भी अभी भी चल रहा है जी। बिल्कुल राहुल प्रकाश जी, आप एक बात जरा और समझाइएगा, क्योंकि एआई का जमाना है ऐसे में, तो क्योंकि आवाज भी कॉपी की जा रही है,
फेस भी बदले जा रहे हैं। तो कुछ सवाल है लोगों के, छोटे छोटे से सवाल ये है, एक व्यक्ति का सवाल है, वो ये कह रहे थे कि कैसे हमें पता चलेगा कि हम साइबर ठगी का शिकार हो गए, क्योंकि आवाज तो वैसी ही नजर आती है, फिर चाहे आप हाउस अरेस्ट की बात कर लें जिसका अभी आप जिक्र कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही सवाल है। और खास तौर पे जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा वीडियो तक आपके सामने जो आ रहा होता फेक है, लेकिन लगता आपको जेन्युइन है। बिल्कुल। आपके बच्चे की आवाज में आपके पास फोन आ जाएगा जी। लड़का होते हुए लड़की की आवाज में आपके पास फोन आ जाएगा। तो एक्चुअल में इसमें जो अवेयरनेस वाला जो पार्ट था, मैं आपको बताया जागरूकता वाला पार्ट था जी, कि जब भी आपके पास कोई कॉल आ रहा है, मान लीजिए वो कह रहे हैं कि आपके बच्चे को हमने थाने में बिठा रखा है, तो एक बार हमें दूसरे स्रोतों से बिना हड़बड़ी किए हुए, बिना घबराए हुए, बिना तुरंत पैसे ट्रांसफर शुरू किए हुए, एक बार अपने को दूसरे सोर्सेज के माध्यम से अपने बच्चे तक पहुंचना चाहिए जी, और उससे बात करने की कोशिश करनी चाहिए। आपने अगर वो बता रहे हैं कि आपके पिताजी हमारे पास है, आपकी वाइफ हमारे पास है, तो जिसका भी जिक्र कर रहे हैं उस तक हमें पहुंचना चाहिए, कंफर्म करना चाहिए कि एक्चुअल में जो बात हो रही है वो सही हो रही है या हमें केवल हमारे साथ फ्रॉड किया जा रहा है। इसको वेरीफाई किए बिना ट्रांजैक्शन करना अपने को शुरू नहीं करना चाहिए जी। और इसी प्रकार से जो आवाजें वो लोग मतलब आपसे बात करेंगे, आपके बच्चे से कई बार एडवर्टीजमेंट के लिए बात करेंगे, किसी बात को इन्वेस्टमेंट के लिए लेकर के बात करेंगे, उसके बात को रिकॉर्ड कर लेते हैं जी। और रिकॉर्ड करने के बाद उस वॉइस को यूज करते हैं आपको ठगने के लिए। तो ये सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। अगर ये पता हो लोगों को तो लोग जरूर ही ज्यादा सावधानी बरतेंगे। जी राहुल जी, किस तरह के केसेस अभी इस समय में साइबर अपराध के सामने आ रहे हैं? जैसा हमने आपको बताया कि बहुत बड़े पैमाने पे ये जो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है, जिसमें कि व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनाते हैं, एक अपने आप को शेयर ट्रेडिंग कंपनी बताते हैं और उसमें आपको इन्वेस्टमेंट के लिए कहते हैं। आपके पास बहुत सारा डेटा भेजेंगे कंपनीज का, जिसमें कि आपको लगेगा कि हाँ इस शेयर का रेट बढ़ रहा है, और आप जब एक्चुअल बाजार में चेक करोगे सेंसेक्स की वेबसाइट पर, तो वहां पे भी आपको बढ़ता हुआ सेम उसी तरीके से दिखेगा जैसा वो आपको व्हाट्सएप में भेज रहे होते हैं। आप उन पर विश्वास कर लेते हैं और उनके अकाउंट में आप पैसा डालना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा फ्रॉड, इससे बचने की जरूरत है। ईमेल स्पूफिंग जो है, जिसमें कि आपके किसी जानने वाले के ईमेल आईडी से आपके पास मेल भेजा जाता है, जबकि एक्चुअल में वो एक फ्रॉड ईमेल होता है, और उस पर अगर आप भरोसा कर लेंगे तो उसकी कही गई बात को अगर आप मान लेंगे तो आपके साथ धोखाधड़ी हो जाएगा। ये भी बड़े पैमाने पे चल रहा है। इसके अलावा बहुत बड़े पैमाने पे सस्ते में पेंसिल्स खरीदने का, सस्ते में कोई पाइप्स खरीदने का, कोई बल्ब्स खरीदने का, इस तरह के बहुत सारे ऐड आप देखेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर वो लोग पोस्ट करना शुरू किया है। और अगर उसमें दिए गए नंबर को आप कांटेक्ट करेंगे तो कई बार ऐसा ही हो रहा है कि आपका कॉल ठग के पास जा रहा है और वो फिर आपके साथ ठगी करने में सक्षम हो जा रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे नए ट्रेंड अभी सामने आए हैं, जिसके प्रति जागरूक होकर हमें बचने की जरूरत है। जी राहुल जी, क्योंकि जागरूकता की तो हम बात लगातार करते हैं, लेकिन अब पुलिस की भूमिका की एक बार फिर से बात कर लेते हैं, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई साइबर ठगी का शिकार हो गया है, फिर चाहे हम एआई का जिक्र कर ले जिसकी आप भी बात कर रहे हैं, ऐसे में लोग क्या करें? पुलिस की ओर से क्या कोई बाकायदा नंबर जारी किया जाता है? कैसे वो शिकायत करें? क्या ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जाती है या फिर पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज कराई जाती है? आसान शब्दों में ये जरा दर्शकों को समझाइएगा। सभी को ये पता होना चाहिए कि अगर उसको जैसे ही पता चले, जैसे ही ये महसूस हो कि उसके साथ कोई साइबर क्राइम हुआ है या साइबर फ्रॉड हुआ है, तो 1930 ये हेल्पलाइन नंबर है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग का। इसके ऊपर इमीडिएट कॉल करके अपनी शिकायत को दर्ज करा दें। इसका एक फायदा ये होता है कि जैसे ही 1930 पे आपकी कॉल आती है, इमीडिएट आप जिस अकाउंट के बारे में कॉल करते हैं उसको पुलिस की तरफ से आपके अमाउंट को होल्ड करा दिया जाता है। तो अगर पैसा विड्रॉ नहीं हुआ तो आपको पैसा वापस मिल जाएगा, भले ही हफ्ते 2 हफ्ते 15 दिन में, लेकिन वो पैसा वापस मिल जाएगा। तो 1930 पे तत्काल आप कंप्लेंट अपनी दर्ज कराएं। दूसरा काम है कि फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन जा करके, ऑनलाइन भी एफआईआर दर्ज होता है, लेकिन अगर आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जा करके अपनी एफआईआर दर्ज कराएंगे तो उस पर लीगल एक्शन शुरू हो सकेगा, तफ्तीश होगी, मुलजिम पकड़े जाएंगे और आपकी धनराशि भी आपको वापस मिलेगी। तो ये 2 काम जरूर कराएं, 1930 पे अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं और फिर अपने जो आपका लोकल थाना है वहां पे जाकर के एफआईआर दर्ज कराएं। जी
राहुल प्रकाश जी, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि अगर मेवात की बात करें तो मेवात तो ऐसा लग रहा है कि जामताड़ा के बाद सबसे ज्यादा ऐसे जो मामले सामने आ रहे हैं या फिर धरपकड़ जो साइबर अपराधियों की हो रही है वो मेवात से ही हो रही है। तो वहां पर किस तरीके से गिरोह एक्टिव हैं, किस तरीके से अभियान के जरिए पुलिस की ओर से उनकी गिरफ्तारी की जा रही है, धरपकड़ की जा रही है, और जब उनसे पूछताछ की जाती है तो क्या ये पता चल पाता है कि इसका सरगना कौन है? क्योंकि ये तो छोटे छोटे लोग होते हैं जो इस तरीके से उन लोगों के लिए काम करते हैं जो मुख्य सरगना होता है। हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और जो पूरा मेवात का क्षेत्र है, चूंकि पहले भी काफी बहुत बड़ा क्षेत्र था जो कि अपराध ग्रस्त रहा है, और यहाँ पे बहुत पुराने समय से एक ठगी का अपराध एक परंपरा के तौर पे चला आ रहा था। तो कहीं न कहीं वो जो ठगी का एक परंपरागत अपराध था वो साइबर क्राइम में बड़ी आसानी से शिफ्ट हो गया है। और इसको जो चलाने वाले हैं वो आप कह सकते हैं कि एक पूरा एक ही गैंग नहीं है, बल्कि एक कॉटेज इंडस्ट्री की तरह एक एक गांव में 10-10, 8-8 के ग्रुप में लोग लगे हुए हैं साइबर क्राइम करने में। एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। इसमें सिम फर्जी लाने का चैनल भी है, बैंक के फर्जी अकाउंट्स खुलवाने का चैनल भी है, पैसे विड्रॉवल का एक अलग चैनल है, और ठगी धोखाधड़ी करने वाले लोगों का एक अलग चैनल है, जो कि मिलके काम करते हैं। इसलिए ये संगठित अपराध है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। इसको रोकने के लिए हम लोगों ने भरतपुर रेंज में अपना एक वॉर रूम बना रखा है जी। और जो हमारा डीग जिला है वहाँ पे एसपी साहब हमारे राजेश मीना जी हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो रेंज की टीम और जिले की टीम दोनों मिल करके लोकल सीओ और एसएचओ के साथ जिन जगहों से साइबर क्राइम ओरिजिनेट हो रहा है, उद्भूत हो रहा है, जहाँ बैठ के लोग अपराध कर रहे हैं, उसको हम पहले से चिन्हित करते जाते हैं प्रतिदिन I4C की सहायता से, जो हमारा प्रतिबिंब एक पोर्टल है उसकी सहायता से। और फिर उन लोकेशंस के ऊपर हम लोग कॉर्डन सर्च करते हैं, पूरा घेर के दबिश देते हैं, और जो भी वहाँ पे साइबर ठग पकड़े जाते हैं उनकी जो हम सर्च करते हैं, तलाशी लेते हैं, तो हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं। उसके आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं। और लगभग प्रतिदिन कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जबकि ये कार्रवाई नहीं की जाती है। उसी का परिणाम है कि मेवात में लगभग एक साल में 80% साइबर क्राइम में कमी आई है। ठीक है राहुल प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए, हमारे दर्शकों को देने के लिए, और साथ ही साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, भरतपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी उनकी तरफ से साझा की गई है। लेकिन अब अन्य मेहमान भी जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी रुख कर लेते हैं, खासतौर पर सत्येंद्र सैनी जो साइबर फ्रॉड पीड़ित हैं, उनके पास आपको लेकर चलते हैं। क्योंकि सत्येंद्र सैनी जी, जरा बताइएगा आपके साथ क्या हुआ था, किस तरीके से साइबर ठगों के जाल में आप फंसे, फिर उसके बाद आपके साथ क्या हुआ, फिर आपने क्या किया? नमस्कार। हेलो जी, सत्येंद्र सैनी जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी 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 सुन पा रहा हूँ। सत्येंद्र सैनी जी, बताइएगा जरा आपके साथ क्या हुआ, कैसे आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ और कौन सा हुआ? लगभग सुबह 9:30 बजे के आसपास की कॉल थी जी। एक महिला बोल रही थी और उन्होंने जो है मेरे से एकांत में बैठ के बात करने के लिए कहा। तो मैंने कुछ समय अपना दुकान पे देखा, फिर उसके बाद मैं घर पे आ गया। लगभग आधा घंटा मुझे दुकान पे लगा उनसे बात करने में। वो बोले कि तुमने आधार से लोन लिया है और तुम यहाँ पे कनाडा साइड में तुम आए थे और वहां से तुमने लोन लिया है, तुम्हारे आधार पर लोन लिया गया है और तुम जो है लगभग 1 लाख रुपए का लोन लिया तुमने जी। और बढ़ते बढ़ते थोड़ी सी देर के बाद में जो है उन्होंने मेरे से आधार नंबर लिया। आधार नंबर लेने के बाद में उन्होंने मेरे से जो है आधार पे OTP वगैरह भेजने के बाद तो उन्होंने बताया कि तुमने जो है ना लगभग 2 करोड़ रुपए का एक नरेश गोयल नाम का जो है फ्रॉड है, उसने जो है तुम्हें पैसे दिए हैं अपने आप की उसमें जमानत लेने के लिए। तो जब उसके बदले में तुम्हें 2 करोड़ रुपए दिए हैं और वे तुमने पैसे कहाँ डाले हैं। तो बात करते करते जो है ना, जब मैं उसमें जो है ना थोड़ा सा मैं गया नहीं, मैंने उस राज्य को मैंने उसमें नक्शे में भी नहीं देखा उस जगह को जी। तो मैं जानता नहीं था। मैंने जी मैं तो गया भी नहीं हूँ, मैं तो अपने उत्तर प्रदेश से कहीं गया भी नहीं हूँ। तो उन्होंने जो है ना बातचीत करते करते बात बताई। तो अब हमारे एक जो है ना मुझसे बड़ा भाई एक विदेश में रहता है, तो उन्होंने एक कंपनी चला रखी है, उसका ओनर मैं हूँ जी। तो मैंने पता नहीं हमारे भाई ने ले लिया हो तो उसमें कह नहीं सकता। तो बातचीत करते करते जो है ना उन्होंने जो है फिर मुझे वो उसमें थोड़ा सा पहले तो समझाया कि तुम्हें जो है ना पुलिस पहुंचने वाली है अरेस्ट करने के लिए जी। इसी बीच में ये हुआ कि एक मेरे रिश्तेदार हैं साधु साहब, तो उन्होंने जो है अपने एक मिलने वाले मित्र से बताया पुलिस वाले से कि जो ऐसे थे हमारे रिश्तेदार 3 घंटे से मिल नहीं रहे और लगभग मैं 3 घंटे जो है ना अपने कमरे में ही बंद रहा जी। और उसके बाद जो है ना अब वो पुलिस वाले थे, उन्होंने बार बार मेरे पास कॉल की। मैंने जब वो भी पुलिस की धमकी दे रहा है और पुलिस की कॉल मेरे पास बार बार आ रही है, तो मैंने 10,000 रुपए डाल दिए थे उनको जी। तो अब उसके बाद में जो है ना इतनी देर में वो घूमते घूमते ढूंढते हुए मुझे जो है घर पे पहुंच गया।
आप जानते नहीं थे किसी को, लेकिन ऐसी कंडीशन में आपने पैसे ट्रांसफर भी कर दिए, इतना आपको डराया धमकाया गया, मतलब जी, आपको जी, ऐसी जी। बातें कही गई कि आपको यकीन हो गया कि वो जो कह रहे हैं वो हाँ। सही है। जी जी जी, वो दरअसल ऐसा हुआ कि जो उन्होंने शुरू में क्या दिखाया कि वो थाने में हैं और थाने से जो है ना, थाने के द्वारा जो है ना पुलिस की वर्दी में है एक, और पीछे गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है, फोटो। तो कि मैंने सोचा कि होगा थाने से, या फिर थाने के द्वारा एक जो है ना, वो हमारे पास बैठते रहते हैं दुकान पे पुलिस वाले, तो उनके फोन से मेरे पास कॉल आई 3 बार। मैंने वो कॉल रिसीव नहीं की, हम्म क्योंकि रिसीव नहीं की, उन्होंने मना कर दिया था कि किसी की कोई फोन रिसीव मत करना। हम्म तो अब उसमें जो है ना देखते देखते ये समय हुआ, तो अब जब वो पुलिस वाले की भी कॉल आ गई और वो जब अरेस्ट करने की बात कर रहा है, तो मैंने जब 10,000 रुपए की बात है तो डाल दो, मैंने डाल दिए थे। ठीक है। अब सौरभ फिर पांडे उसके जी बाद में आपका जी फिर मैं जो है ना यहाँ से जबरदस्ती, मेरे पापा ने और मित्रों ने, मेरे बेबी सब आ गए यहाँ पे, लगभग 15-20 दोस्त आ गए मेरे। तो उन्होंने जो है ना जबरदस्ती मेरे से दरवाजा खुलवाया। खुलवाने के बाद में वो फोन पे बात की पापा ने और उन्होंने, मेरे साधु साहब ने। उसके बाद जो है ना उन्होंने फिर वो फोन काट दिया। फोन काटने के बाद मैंने जो है ना अपने आप को ऐसा महसूस किया कि पता नहीं जाने क्या होने वाला था अभी। उसके बाद में जो है फिर वो मुझे पानी वानी पिलवाने के बाद में फिर वो मुझे थाने लेके गए। वहां पे हमने FIR की। बिल्कुल सत्येंद्र जी, क्योंकि अब इस तरीके से यकीन दिलाना वाकई में ये तो डरावना रहा होगा, और आपने ट्रांसफर भी पैसे कर दिए, लेकिन ये तरीके किस तरीके से बदल रहे हैं जरा ये भी समझ लेते हैं। साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं सौरभ पांडे जी। सौरभ जी, आप सुन रहे होंगे सत्येंद्र जी को, किस तरीके से हाउस अरेस्ट उनका किया गया और ना जानते हुए भी उनको इतना मजबूर कर दिया गया कि उन्हें ये यकीन हो गया कि भाई ये सामने वाला जो बोल रहा है ये पुलिस ही है और ये जो कह रहा है वो सही है, और कोई जुर्म ना करते हुए उनसे पैसे ट्रांसफर करा लिए गए। तो ये ऐसे जो बदल रहे हैं साइबर अपराध के जो तरीके, इसको लेकर आप क्या बताना चाहेंगे हमें कि कैसे कैसे तरीके अब सामने आ रहे हैं? क्योंकि आपने सुना था इससे पहले IG हमारे साथ जुड़े, वो भी ये कह रहे थे कि जैसे जैसे हाईटेक हम हो रहे हैं वैसे वैसे ये अपराधी भी हाईटेक होते जा रहे हैं। जी मैम, ऐसा होता है जैसे डीप फेक एक होता है, डीप फेक के अलावा AI का आ रखा है जिससे वॉइस क्लोनिंग होती है, डीप फेक से फोटो एडिटिंग लोग कर देते हैं। एंड जैसा सत्येंद्र जी ने बोला कि उनके साथ डिजिटल अरेस्ट हुआ है। सो इसी तरीके से मतलब AI की टेक्नोलॉजी को यूज करके लोग इस तरीके साइबर फ्रॉड करते हैं। जी सौरभ जी, ये साइबर फ्रॉड के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? किस तरीके से सबसे ज्यादा अपराध किस तरीके से कौन से बढ़ रहे हैं? सबसे ज्यादा डिजिटल अरेस्ट सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, दूसरा सिम स्वैपिंग है, तीसरा आपको फिशिंग अटैक है, चौथा आपको व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, टेलीग्राम यूज कर लीजिए या व्हाट्सएप यूज कर लीजिए, लोग वहां पे आपको लिंक सेंड करते हैं, आप लिंक पर क्लिक करते हैं, लोग सेम रेप्लिका बनाकर वेबसाइट की रखे रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बैंक का एप्लीकेशन है और बैंक का लिंक आता है आपको मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, अब आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो सीधा आपको रीडायरेक्ट कर देगा बैंक के फेक पेज पे। अब जबकि वो सेम आपको बैंक की फेक पेज की तरह ही लगेगा, बट वहां पे डिफरेंस यही रहेगा कि उसका URL चेंज रहेंगे, डोमेन चेंज रहेंगे, बट वो एकदम एग्जैक्ट सेम कॉपी बनाते हैं। और यदि उसमें यूजर कोई भी डेटा कॉपी मतलब पुट करता है अपना यूजर नेम, पासवर्ड, कुछ भी, तो वो फिर अटैकर के पास चला जाता है, फिर अटैकर उससे लॉगिन लेते हैं और पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं। सेम होता है AI के साथ। तो AI में लोग कॉल आवाज का क्लोन कर लेते हैं। जैसे यदि मैंने YouTube पे कुछ वीडियोस अपलोड किए तो लोग मेरे वीडियोस को डाउनलोड करेंगे, AI पे पुश करेंगे, AI से बोलेंगे साउंड को क्लोन करने के लिए। जैसे वो आवाज क्लोन हो जाता है, मेरे लाइक रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को वो रीच आउट करेंगे, कॉल करेंगे, सेम वॉइस को यूज करके उनसे पैसे की डिमांड करेंगे। पैसे डिमांड नहीं करेंगे तो उनको धमकी देंगे या उनको डराएंगे कि एक्सीडेंट हो गया है, आप इतना पैसे भेज दीजिए, हॉस्पिटल में हैं, आप इतने पैसे भेज दीजिए। यदि आप उनके चक्कर में पड़ते हैं तो वो फिर आप साइबर ठगी के शिकार हो जाते हैं। जी सेम फॉर इसके लिए है, डीप फेक के लिए, जहां आपके वॉइस को इमेज को रिप्लेस कर दिया जाता है दूसरे के इमेज के साथ, एंड फिर वो ऐसा लगता है कि वो आप ही का इमेज है, फिर वो आपको इमेज भेजा जाता है व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फिर आपसे वो पैसे मांगते हैं।
तो ये तरीके हैं उनके लेकिन सौरभ साइबर जी एक फ्रॉड बात और के। समझाएगा, कुछ लिंक्स ऐसे भी होते हैं कि ऐसे लोगों के द्वारा भेजे जाते हैं कि भाई जो हमारे अपने होते हैं, तो क्या जैसे कि शादी के कार्ड को ही ले लेते हैं, आजकल तो शादी के कार्ड के जरिए भी फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि क्लिक करने से, क्योंकि साइबर फ्रॉड ऐसा भी कर रहे हैं, तो जो लिंक्स इंपॉर्टेंट है उन पर हम क्लिक करने से फंस जाते हैं, या फिर जो जिस लिंक के बारे में पता नहीं है उन पर क्लिक करने से फंस जाते हैं, इसको लेकर जरा बताइएगा। जिस लिंक का हमें पता नहीं रहता है, मोस्टली हम उसी के ऊपर फंसते हैं। हम जब भी लिंक कोई भेजता है, हम ये चेक नहीं करते हैं कि लिंक वैलिड है या इनवैलिड है। और ये हमें कैसे पता होगा सौरभ जी, ये कैसे पता करेंगे ये वैलिड है या फिर अनवैलिड है? ये पता करने के लिए सबसे इजी तरीका यही होता है कि जब भी हम कोई भी यूआरएल ओपन करते हैं तो यूआरएल में देखना चाहिए कि वहां पे HTTPS लगा है या नहीं। HTTPS मतलब ये होता है कि एप्लीकेशन आपका सिक्योर है। यदि HTTP में है, वेबसाइट जब भी हम ऊपर ओपन करते हैं तो ऊपर ताला जैसा आइकन बनकर आता है। यदि वो आइकन अनलॉक्ड है या वो ओपन नहीं दिख रहा है, वो ताला नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो है कि वो एप्लीकेशन डेंजर है और वहां पे आपको एकदम लॉगिन नहीं करना चाहिए, कोई भी डेटा शेयर नहीं कर देना चाहिए। क्लिक किया, इट्स ओके, आपने क्लिक कर दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन क्लिक करने के बाद आप डेटा शेयर कर रहे हैं, वहां पे आपको प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है सौरभ जी, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं लोगों के, एक एक कर सवाल आपसे पूछेंगे, लेकिन हमारे सहयोगी विनय पंत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से। विनय, क्योंकि जैसे जैसे हाईटेक हम हो रहे हैं वैसे वैसे ये हाईटेक तरीके से फ्रॉड हमारे साथ होता जा रहा है। अगर जयपुर की बात करते हैं तो वहां पर भी क्या साइबर फ्रॉड के ऐसे ही केसेस सामने आ रहे हैं? किस तरीके के केसेस वहां देखने को मिल रहे हैं और कैसे पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है विनय? जी दीपिका, देखिए जो ये साइबर फ्रॉड है ये एक बहुत बड़ा दलदल इसको कह सकते हैं, और केवल जयपुर नहीं, अगर पूरे राजस्थान की अगर हम बात करें तो डेली के 100 से भी ज़्यादा केसेस जो हैं वो रिपोर्ट होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल जो तरीका देखा जा रहा है जो डिजिटल अरेस्ट का है, डिजिटल अरेस्ट का काफ़ी यूज़ किया जा रहा है, एआई का यूज़ किया जा रहा है। आज ही एक मामला सामने आया जहां पर एक स्टूडेंट है जो कि छात्रा है, उसको फ़ोन करके कहा गया कि आपके पिता का एक्सीडेंट हो गया, उनको हम अस्पताल में लेके आए हैं, तो आप तुरंत इतनी राशियां जमा करा दीजिए ताकि उनको एडमिट करा के और इलाज कराया जा सके। तो इस तरह के कई तरीके हैं जो साइबर फ्रॉड अपनाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ना केवल ऐसे लोग जिनको इस बारे में कम नॉलेज है, बल्कि पढ़े लिखे लोग भी इन साइबर ठगों का शिकार हो रहे हैं। जयपुर की अगर हम बात करें तो 3-4 बड़े केसेस ऐसे आए थे डिजिटल अरेस्ट के, जिसमें खुद एक महिला बैंक मैनेजर ठगी का शिकार हुई थी और उनको कई घंटों तक इसी तरह से डिजिटल अरेस्ट करके उनसे लाखों रुपए की एक बड़ा अमाउंट ट्रांसफर करा लिया था साइबर ठगों ने। वैशाली नगर में भी किसी तरह से एक व्यापारी को डिजिटल अरेस्ट पर रखकर लाखों रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ था। इस तरह के केसेस जो है लगातार सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो साइबर बिल्कुल साइबर फ्रॉड के केसेस बढ़ रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, और ऐसे एक पीड़ित हमारे साथ मौजूद है सत्येंद्र जी, क्योंकि अब आखिरी कमेंट मुझे लेना है। जरा लोगों की जागरूकता के लिए बताइए कि जिस तरीके से आपने इस पूरे केस को डील किया, कैसे आप बचे इन लोगों से, क्या आप कहना चाहेंगे उन लोगों से जिनके लिए जानना बातें बहुत जरूरी है? मैंने जो ना अपनी उसमें मिसेज को मैसेज किया, तो मान लीजिए यही केस अगर किसी के पास हो जाता है, किसी से हो जाता है, तो फिर उसको क्या करना चाहिए? जी, मैंने जो है ना अपनी मिसेज को मैसेज किया दूसरे उसमें अपने मोबाइल से ही, कि और लाइन पे मतलब वीडियो कॉल पे बात करते करते, और उनसे उन्होंने मैसेज किया मेरे दोस्तों को और पापा को कि वो कहाँ हैं, कि पता नहीं कहाँ है, पता नहीं चला, फोन नहीं उठा रहा है। तो मैंने जो है ना मैंने उन्हें मैसेज भेजा, तो वो मुझे ढूंढते ढूंढते, मेरे मित्र भी 15 किलोमीटर तक के मेरे मित्र जो थे वो सब घर आ गए ढूंढते ढूंढते। फिर मेरा भाई, एक चचेरा भाई है, वो दुकान पे गया, तो उसने दुकान पे जाके बताया कि भैया तो घर पे हैं। तो सारे के सारे भाग के घर पे आए, तो उन्होंने मेरे से जो है दरवाजा खोलने के लिए कहा। ठीक है, यानी कि आपने अपने परिचित को फोन कर दिया और बता दिया कंडीशन को इनडायरेक्टली। ठीक है सौरभ जी, एक आखिरी कमेंट आपकी तरफ से, जरा जल्दी से बता दीजिए कि हमारे लोगों, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए साइबर फ्रॉड से बचने के लिए? कैसे पहचाने कि वो ठगी का शिकार हो गए? कम शब्दों में बताइएगा जल्दी से। ओके, तो सबसे पहले कोई भी आपको साइबर फ्रॉड करने की आपके साथ कोशिश करता है, यदि यूआरएल के थ्रू करता है तो यूआरएल सबसे पहले आइडेंटिफाई करे कि यूआरएल वैलिड है या नहीं। यदि आपके साथ एआई के थ्रू फ्रॉड हो रहा है तो सबसे पहले आप उन व्यक्ति से संपर्क करें जिन व्यक्ति का आवाज क्लोन करके आपसे बात की जा रही है। यदि आपको फिशिंग ईमेल सेंड किया जाता है तो सबसे पहले ईमेल अगेन चेक करें कि वो ईमेल कितना वैलिड है, कितना लेजिट है। किसी भी ऑफर पर क्लिक ना करें या किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। यदि आप लिंक पर क्लिक कर भी देते हैं तो
आप कोई डेटा शेयर ना करें। सबसे बड़ी बात, यदि कोई भी आपसे पैसे की डिमांड फोन पर करता है तो उसी समय आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि आपको पैसे नहीं देने, आपको वैलिडेट करना है कि आप किस पर्सन को पैसे दे रहे हैं। ठीक है सौरभ जी और विनय, सत्येंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर ये विषय हमने इसलिए उठाया है क्योंकि साइबर फ्रॉड एक ऐसी समस्या बन चुका है जिससे हर दिन कोई ना कोई जूझ रहा है। आप सुन रहे थे हमारे सहयोगी को, ऐसे ऐसे लोग साइबर ठगी का शिकार हुए हैं जिनको पूरी नॉलेज थी। बैंक मैनेजर तक, सोचिए, बैंक मैनेजर तक ठगी का शिकार हो गए, तो फिर अन्य की तो क्या ही बात की जाए। पुलिस महकमे में भी ऐसे कई लोग हैं जो साइबर ठगी का शिकार हुए, लेकिन अपनी जागरूकता से वो लोग बच गए। और इसलिए सवाल ये है कि अगर हाईटेक तरीके से हम आज डिजिटल युग में जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या वाकई में हम सुरक्षित हैं? और अगर खुद को हमें सुरक्षित करना है तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जागरूक होना होगा, क्योंकि जागरूकता ही ऐसी बात है जो आपको साइबर ठगी से बचा सकती है। चलिए इसी के साथ ही चर्चा में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।